नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिल प्रताप और ये है मेरा वीडियो नोट। तो दोस्तों, आज हम सब भारत के संवैधानिक विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए गए रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुल 7 एक्ट पारित किए गए, जिनमें पहला था रेगुलेटिंग एक्ट। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा सेटलमेंट एक्ट, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट, चौथा चार्टर एक्ट फर्स्ट। पहला एक्ट जो था वो 1773 में आया था, दूसरा एक्ट 1781 में, दूसरा एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट जो 1781 में पारित किया गया, तीसरा था पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित किया गया, चौथा था चार्टर एक्ट फर्स्ट जो 1793 में पारित किया गया। उसके बाद पांचवा है चार्टर एक्ट सेकेंड जो 1813 में पारित किया गया। फिर है छठा 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद है 1853 का चार्टर एक्ट नंबर 7। ये कुल मिलाकर 7 एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित किए गए। इनमें से पहला कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। भारत का संवैधानिक विकास यहीं से प्रारंभ होता है। इसके बाद क्राउन का शासन आ जाता है। ठीक, ब्रिटिश क्राउन कि रानी एलिजाबेथ। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला जो अधिनियम था वो था भारत शासन अधिनियम 1858 का। 1857 की क्रांति के बाद भारत का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक, तो क्राउन द्वारा पहला अधिनियम 1858 में पारित किया गया। उसके बाद क्राउन का दूसरा परिषद अधिनियम था 1861 में, भारत परिषद अधिनियम। 1892 में भारत परिषद अधिनियम क्राउन द्वारा पारित किया गया। फिर 1909 में भारत परिषद अधिनियम क्राउन द्वारा ही पारित किया गया। ठीक, फिर ब्रिटिश क्राउन द्वारा 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। फिर आखिरी 7वां भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में। यह भी ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही पारित किया गया। ठीक, तो आइए पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित किए गए 7 एक्टों के बारे में जानेंगे। उनके अंतर्गत क्या हुआ, कैसे कैसे पारित किया गया। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला ये एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया। अब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी करेगी वो ब्रिटिश के अंतर्गत ही करेगी, अंडर में रहकर करेगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद प्रदान किया गया। ठीक, अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को
बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद प्रदान किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद किस एक्ट के तहत प्रदान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रदान किया गया। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर आया अगला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। अगला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल के कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल के कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, अगला पॉइंट है 1774 ईस्वी में स्थापित उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, 1774 में जब कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, उस समय जब कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, उस समय यानी कि 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही था। यानी कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल के कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग आंसर होगा। ठीक, अब जो उच्चतम न्यायालय था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे, और उनके 3 जो अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये 3 थे अन्य न्यायाधीश, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी सूचना ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था। ठीक, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जो भी कमाया जाता, नागरिकों के साथ जो भी व्यवहार या फिर उन पे जो भी नियम थोपे जाते, सेना में जितने लोग शामिल किए जाते, ठीक, सैन्य व्यवस्था जो होती, वो सारी जानकारी पहले ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था। ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निर्धारित किया गया। अब इसके बाद आया 1781 का सेटलमेंट एक्ट। अब इस एक्ट में क्या हुआ? 1781 के सेटलमेंट एक्ट की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए
लाए गए सेटलमेंट एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि जो कलकत्ता में जो सरकार थी उसको इस सेटलमेंट एक्ट द्वारा यह अधिकार दिया गया कि वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। ठीक। फिर इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के सभी कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके तहत कंपनी के सभी कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। अगला पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी कि कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था वो अलग और राजनीतिक कार्य अलग, दोनों को अलग कर दिया गया। अब किया क्या गया, अगला पॉइंट है भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। भारत में जिस क्षेत्र पर कंपनी शासन करती थी उस क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। अगला पॉइंट है भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक जारी रही। अगला पॉइंट है कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक। कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए, उनके देखरेख के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति मिली है, उनका गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। जो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया था, उसमें से जो राजनीतिक मामले थे उनकी देखरेख के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया और जो व्यापारिक मामले थे उनके देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक बोर्ड का चयन किया गया या गठन किया गया। ठीक। अब कुछ प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट। देखिए पहला प्रश्न है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। ठीक। जो 1757 में जो सिराजुद्दौला के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें विजय पाने के बाद लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बना दिया गया, जो 1758 से 1760 तक उस पद पर बना रहा। उसके बाद बक्सर में एक और युद्ध हुआ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और शाह आलम सेकंड के साथ हुआ था। ठीक। उसमें भी विजय प्राप्ति के बाद लॉर्ड क्लाइव को ही बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। इसी के शासनकाल में
कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। और वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक, जो कि ऊपर अभी आपने पढ़ा है, ठीक। तो वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके बाद प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक। अब जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था वो अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का, बट भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? विलियम बेंटिंक, ठीक। देखो, जो वारेन हेस्टिंग था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, बट जो विलियम बेंटिंक है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक। अब भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का प्रथम वायसराय भी था, ठीक। मतलब जो अंतिम हो रहा है पिछले का वो अगले का प्रथम हो जा रहा है, ठीक है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्होंने 1858 से 1862 तक इस पद पर शासन किया, ठीक है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक, जो 1947 मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक इस पद पर बने रहे। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत यानी कि आज़ादी के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो अगस्त 1947 से जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल बने रहे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान दीजिए, भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया चार्टर एक्ट 1793, यानी कि चार्टर का फर्स्ट एक्ट, ठीक है। 1793 चार्टर फर्स्ट एक्ट आया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब इस एक्ट के तहत इसमें क्या क्या हुआ, देखिए। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। ठीक, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। अब 1793 ओके 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट, इस एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। अब ब्रिटिश की जो सेना है जो भारत में काम कर रही है उसका वेतन अब यहीं के रेवेन्यू से, यहीं के राजस्व से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से। यह 1793 के चार्टर एक्ट में निर्णय लिया गया। अगला पॉइंट है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानून व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों के प्रशासन की नींव रखी गई और कानून संबंधी जितने भी विनियमों का व्याख्या करना, उनके बारे में जानकारी देना, वो सब जो भी था वो न्यायालय को सौंप दिया गया कि वो न्यायालय करेगी। अब 1793 के चार्टर एक्ट के बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। अब 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब जब 1813 में चार्टर एक्ट आया उसके तहत कंपनी का जो भारत में व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, लेकिन कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रखा गया। बाकी एकाधिकारों को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन कंपनी जो चीन से व्यापार करती थी और भारत में जो चाय का व्यापार करती थी उसके एकाधिकार को उसको सौंप दिया गया कि ये दो एकाधिकार आप कर सकते हैं। मतलब इन दोनों में जो भी रेवेन्यू आएगा उसको आप पर्सनली रख सकते हैं अपने लिए। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। अब चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत में
शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष हर साल 1,00,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1813 के तहत। चार्टर एक्ट 1813 के बाद आया चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक। चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंपनी से चीन से व्यापार का अधिकार भी छीन लिया गया। लो, अब जब 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी का जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चीन से व्यापार का जो कंपनी का एक अधिकार था उसको भी छीन लिया। और अगला पॉइंट है चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि बना दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल बंगाल में नियुक्त होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत कहा गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले को शामिल किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 के तहत चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले को शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया। ठीक। चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। ठीक। जो दास प्रथा थी उसको चार्टर एक्ट 1833 के तहत कानून के खिलाफ बताया गया। ठीक, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ है ये। ठीक। फिर 1843 में इसे एक कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है चार्टर एक्ट 1833 के तहत धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। 1833 के धारा 87 के तहत भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, जन्म स्थान एवं वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार चार्टर एक्ट 1833 के तहत दिया गया। अब चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को यह प्राधिकार दिया गया, यह अधिकार दिया गया कि वह एक विधि आयोग नियुक्त कर सकता है। ठीक। अब चूँकि 1833 इसी के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था।
अगला आया चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का निश्चय किया गया। चार्टर एक्ट 1853 के तहत ही कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग करने का निश्चय लिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अलग करने का निश्चय लिया गया। अगला पॉइंट है चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत के लिए एक अलग से विधान परिषद की स्थापना की गई। अब इसके बाद शुरू होगा क्राउन का शासन, जिसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।